कहीं अनकही अनसुनी सी दास्तां, एक नई सी सोच है और एक नया सा जाविया। बात है कुछ कहीं अनकही अनसुनी सी दास्तां। कहीं अनकही एक नया जाविया द फोकटेल सीरीज में आप सभी को आपकी दोस्त मोनिका का प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ केरल प्रांत और सुनाने जा रही हूँ वहाँ की लोक कथा चालाक चंदू। देखना यह है कि आज की इस कहानी में किस प्रकार से जो चंदू है वो अपनी जो इमेज है, जो उसकी छवि है, उसको किस प्रकार से वो सुधारता है। तो आइए बिना देर किए हुए चलते हैं केरल प्रांत और सुनते हैं वहां की लोक कथा। गणेश सेठ अपनी पत्नी और अपनी बेटी चंद्रिका के साथ केरल के एक बहुत ही सुंदर से गांव में रहते थे। सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह बचपन में ही तय कर दिया था और आज वो उसकी शादी की तारीख तय करके आए थे और इसकी वजह से वो आज बेहद खुश थे। वो जैसे ही घर में घुसते हैं तो सेठानी से कहते हैं, अब तो तुम जल्दी से ब्याह की तैयारियां शुरू कर दो और मैं शादी में अपनी बेटी के लिए 9 लखा हार बनवाऊंगा। ये सुनकर सेठानी बेहद खुश हो जाती हैं और वो कहती हैं, सच? चंद्रिका तो बचपन से ही 9 लखा हार चाहती थी और मुझसे न जाने कितनी बार कह चुकी है कि माँ, मैं 9 लखा हार ही पहनूंगी अपनी शादी में। और ये बात सुनकर तो चंद्रिका बेहद खुश हो जाएगी। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद में सेठानी जी फिर पूछती हैं सेठ जी से, पर ये 9 लखा हार आप बनवाएंगे किससे? तो सेठ जी कहते हैं, अरे आपने उसी चंदू सुनार से। उसकी जितनी काम में सफाई है उतनी तो सफाई किसी के भी हाथ में नहीं है। तो सेठानी जी बोलती हैं, हाँ खैर ये बात तो है, लेकिन काम की सफाई के साथ साथ हाथ की सफाई भी उसमें खूब है, देख लेना। तो सेठ जी बोलते हैं, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? वो तो बड़ा भला आदमी है। तो सेठानी कहती हैं, हाँ वो कितना भला है वो तो आप खुद ही देख लीजिएगा। सेठ जी के पूछने पर सेठानी जी बोली कि ये जो चंदू है इससे गहने बनवाना खतरे से खाली नहीं है। अभी कुछ समय की पहले की ही बात ले लो, मेरी जो दोस्त है ज्योति, उसने उसे अपने 10 तोले की सोने की माला चमकाने को दी थी, तो जब वो वापस आई तो वो 9 तोले की ही रह गई। जो दूसरी दोस्त है उसने उसे मोती की माला बनाने को दिए थे, तो जब वो माला बन के आई तो उसमें मोती जो थे वो नकली निकले। ना बाबा ना, मैं तो अपनी बेटी के जो आभूषण वगैरह हैं वो मैं इनसे नहीं बनवाऊंगी। कहीं भला इसने ऊंच नीच कर दी तो चंद्रिका की ससुराल में तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। सेठानी जी की बात को सुनकर सेठ जी कुछ थोड़ा से सोच में पड़ गए। वो कुछ थोड़ी देर सोचने के बाद में बोले कि ये जो चंदू है मैं गहने तो इसी से बनवाऊंगा, लेकिन भला देखता हूँ कि ये मुझे आखिर कैसे ठगता है। सेठानी जी ने जब देखा कि सेठ जी मानने को तैयार नहीं है तो वो फिर बोली कि देखिए, मैं आपसे फिर कहती हूँ, चंदू ने अच्छे अच्छों के छक्के छुड़ा दिए हैं और आप तो बहुत ही सीधे साधे इंसान हैं। आपको चलाना चंदू के बाएं हाथ का काम है। मेरी मानिए, किसी और सुनार से हम चंद्रिका के गहने बनवा लेते हैं। सेठ जी मंद मंद मुस्कुराते रहे और फिर बोले, हार तो मैं चंदू सुनार से ही बनवाऊंगा। अब देखना यह है कि वो ज्यादा चालाक है कि मैं ज्यादा चालाक हूं। अगले दिन सुबह होते ही सेठ जी ने चंदू को बुला भेजा। चंदू जब घर आया तो सेठ जी ने उससे कहा कि देख भाई चंदू, मैंने तेरे बारे में कोई बहुत अच्छी बातें तो नहीं सुनी हैं, पर हाँ, सबने तेरे काम की तारीफ बहुत की है और ये मेरा भी मानना ये है कि पूरे केरल में तुझसे ज्यादा अच्छा कारीगर मुझे नहीं मिलेगा। मेरी बेटी का विवाह है और मैं उसमें कोई भी ऊंच नीच नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अगर उसके गहनों में कुछ ऊंच नीच हो गई तो उसके ससुराल में मेरी बहुत बेइज्जती होगी। इसलिए
मैं हार तो तुझसे बनवाना चाहता हूँ, लेकिन साथ ही साथ में मेरा एक आदमी तेरे साथ में हमेशा रहेगा, और जो नदी के पार वाला मेरा मकान है ना, तू उसी में जाकर के काम करेगा। जब चंदू ने सेठ जी की बात सुनी तो वो बड़ा दुखी हुआ। तो वो कहता है, सेठ जी मुझे क्यों शर्मिंदा करते हैं? चंद्रिका बिटिया तो मेरी बेटी के समान है, मैं भला उसके काम में ऊंच नीच कैसे कर सकता हूँ? तो सेठ जी ने कहा कि देख चंदू, मेरी बेटी के गहनों का मामला है और उसकी शादी का मामला है, इसके लिए मैं किसी पर भी उसके लिए विश्वास नहीं करूँगा, और यही तय हुआ कि गहने तो तू ही बनाएगा, लेकिन मेरा एक आदमी तेरी निगरानी पर रहेगा। अगले दिन से ही हार बनाने का काम शुरू हो जाता है। हर रोज सेठ जी अधबना हार और बाकी जो सामान था वो सब तिजोरी से निकालकर चंदू को देते, और फिर चंदू और मुरली नाव से उनके छोटे वाले मकान में जाते और वहां पर जाकर आभूषणों का काम करते। ऐसा सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन चंदू को जो मुरली था वो काम करने दे, तब तो चंदू अपना काम निपटाए। अगर चंदू सर खुजाता तो मुरली उसके बाल टटोलने लगता, अगर चंदू छींकता तो वो उसका रुमाल देखने लगता। एक दिन तो हद ही हो गई, जब चंदू खाना खा के अपनी मूछ पोंछ रहा था तो तब मुरली ने आकर जो हीरे जवाहरात हैं वो उसकी मूछों में टटोलने लगा। चंदू को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन जैसे ही उसे चंद्रिका बिटिया का ध्यान आता उसका दिल पसीज जाता। उसने भी मन ही मन सोचा कि एक बार हार बन जाने दो, फिर इन लोगों को मजा चखाऊंगा। धीरे धीरे सभी आभूषण तैयार हो चुके थे और तिजोरी में बंद हो चुके थे। सिर्फ बचा था तो नौलखा हार का चमकना। अगले दिन सुबह चंदू और मुरली उस नौलखा हार को लेकर नदी के पार वाले घर में पहुंच जाते हैं, और दोपहर होते होते तक वो जो नौलखा हार था वो सूरज की तरह से चमकने लगा था। उसके बाद चंदू उसे एक रेशम के कपड़े से ढकी हुई तश्तरी में रखता है और मुरली के साथ में नाव में बैठ जाता है। नाव मुरली चला रहा होता है। जैसे ही वो नाव नदी के बीचों बीच पहुंचती है तो दूर से चंदू देखता है कि सेठ जी आ रहे हैं। मारे खुशी के वो नाव में खड़ा हो जाता है, और मुरली के लाख कहने पर भी वो नहीं बैठता है और जोर जोर से हाथ हिलाने लगता है, और इस अफरा तफरी में वो नाव पलट जाती है और चंदू और वो हार और मुरली सब जो है नदी में गिर जाते हैं। खैर उन्हीं गीले कपड़ों में चंदू को बाहर निकाला जाता है और चंदू वो हार सेठ जी को सौंपता है, अपना मेहनताना लेता है और घर चला जाता है। सेठ जी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। पूरे गांव में ये चर्चा थी कि सेठ जी चंदू से ज्यादा चालाक निकले। शादी वाले दिन सेठानी जी जब चंद्रिका को वो हार पहनाने के लिए डब्बा खोलती हैं तो उनका दिल धक से रह जाता है। वो जो हार था वो काला पड़ चुका था। जब सेठ जी को ये पता चलता है तो उन्हें भी बड़ा धक्का लगता है। वो तमतमाते हुए गुस्से में चंदू को बुला भेजते हैं। चंदू भी मुस्कुराता हुआ वहां आता है और असली हार सेठ जी के हाथों पर रखकर कहता है, ये लीजिए आपका हार। मेरा वादा करने के बावजूद भी आपने मुझ पर विश्वास नहीं किया, तो आपको सबक सिखाने के लिए ही मैंने ये किया है। सेठ जी अचंभित रह जाते हैं और वो उससे पूछते हैं, लेकिन ये तुमने किया कब और कैसे? तब चंदू ने याद दिलाता है कि याद कीजिए कि हमारी नाव पलटी थी, बस उतना ही मौका मेरे लिए तो काफी था। मैंने उतनी देर में असली हार को नकली हार में बदल दिया और नकली हार आपके हाथ पर रखकर अपना मेहनताना लेकर मैं घर चला गया, और फिर रात में आके मैंने नदी से असली हार को निकाल लिया, बस मेरा काम हो गया। चंदू की चालाकी को सुनकर सेठ जी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। इस कहानी से हमें संदेश मिलता है कि इमेज मेकओवर
एक डिफिकल्ट प्रोसेस है। अगर एक बार किसी की कोई इमेज एस्टैब्लिश हो गई तो बरसों लग जाते हैं उसे बदलने में, जैसा कि चंदू के साथ में हुआ कि उसके लाख आश्वासन देने के बाद भी सेठ जी को उस पर भरोसा नहीं हुआ और इसीलिए चंदू को ये चालाकी चलनी पड़ी। एसबीसीसी का प्रिंसिपल भी यही कहता है कि व्यवहार परिवर्तन में ट्रस्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है। अगर किसी को आप पर ट्रस्ट है तो आप उसकी सोच को किसी भी दिशा में मोड़ सकते हैं। अब वो व्यवहार जो परिवर्तित होगा वो सही होगा कि गलत होगा, ये उस व्यक्ति के सोच पर निर्भर करेगा। उम्मीद करती हूँ कि आज की कहानी और आज का ये संदेश आप सभी को पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड करना मत भूलिएगा और अपने कमेंट्स वो तो मुझे भेजते ही रहिएगा। अगले एपिसोड में अगले प्रांत लेकर चलूंगी वहाँ की लोक कथा सुनाने के लिए और उसमें निहित संदेश को जानने के लिए। तो तब तक के लिए कहीं अनकहीं एक नया जाविया द फोक टेल सीरीज की पूरी टीम की ओर से